जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। जो बिहार पुलिस का न्यू क्वेश्चन बैंक आया है उसी का जो है ना पेपर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो पहली वाली क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 तक करवा चुके हैं, तो आगे जहाँ तक ख़त्म किए वहाँ से जो है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, कथन दिया हुआ है, कथन 1 और 2 को पढ़ें और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चुनाव करें। बताइए क्या होगा। देखिए कथन ए में कह रहा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य क्या है, अवश्यभावी भंग हो जाती है। तो कथन ए में कह रहा है ना कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है, क्या सही है बताइए। और कथन का कारण आर कह रहा है कि इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य को अपने हाथ में ले सकेगा, क्या बताइए कौन इसमें सही है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ए असत्य है परंतु आर क्या है, तो सत्य है, ठीक है। तो याद रखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है, क्या है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और इस घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। और आगे कह रहा है 356 की घोषणा के अंतर्गत अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधारण शक्तियाँ जो है ना प्राप्त होती है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल पूरा करवाते तो आप लोग क्लास को नहीं देखते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको करवा देंगे, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है ना जो मेन पॉइंट रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है ना देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कब बताइए। कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कब बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल 1949 में किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो अप्रैल 1949 में किया गया था। ये कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। और बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में जो है ना आया था, ठीक है। आगे देख कह रहा है राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से जो है ना पटना स्थानांतरित किया, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से कहाँ किया, तो पटना किया, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। तो याद रखिएगा ना कि बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना है, तो 315 के अंतर्गत एक क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है ना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो यहाँ पे देख रहा है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और क्या है, सलाहकार अधिकार है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है, तो मूल, अपीलीय और क्या है, सलाहकार अधिकार है। और आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का क्या है, संरक्षक कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, तो संविधान का जो है ना संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का क्या है, अंतिम न्यायालय है, ठीक है। चलिए आगे देख कर रहा है कि भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में रेखांकित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, तो समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बताइए। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नी है, क्या है, तो नी है। तो शेरनी शब्द में क्या है, प्रत्यय क्या है, तो नी प्रत्यय है। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द का जो है ना अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द क्या क्या है, तो चटनी, धौकनी और क्या है, मथनी इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे देखिए
यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 40 से जो है 42 का उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद जो है ना पढ़ करके नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो डायरेक्ट देखिए प्रश्न पे आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए सारा जो है ना गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से जो आप इसको पढ़ करके जो है बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। यहाँ पे कह रहा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या तो असत्य है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उनको लड़कों से अधिक महत्व देना, ये क्या है तो गलत है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अर्थ क्या है, तो कन्या शिशु को बचाना, और दूसरा क्या है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको शिक्षित बनाना। ये तीनों क्या है तो सही, लेकिन डी क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है कि कन्याओं की हत्या से माता पिता को रोकना, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट कर रहा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक पैदा करना, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों में सुधार लाना, ये भी क्या है तो सही है। ए बी और सी क्या है सही, लेकिन डी क्या है तो गलत है। कन्याओं को लड़कों के अपेक्षा अधिक महत्व देना, ये क्या है तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कन्याओं को लड़कों के अपेक्षा अधिक महत्व देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे यह कारण क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2015 को किया था। तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि इनमें से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है, बताइए। इनमें से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में, बताइए कौन है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है तो बांस है। तो बिहार में बांस वनस्पति क्या है तो घास की जो है ना प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए। कह रहा है किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए किस में होती है, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नेटाइट में होता है। किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि मैग्नेटाइट में लौहांश की मात्रा क्या होता है, सर्वाधिक होती है। और भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के जो है ना लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका क्या है तो कौन कौन है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और क्या है सीडेराइट, ठीक है। और मैग्नेटाइट में लगभग कितना अंश होता है लोहे का, तो लगभग 72% होता है। और हेमेटाइट में लगभग लोहे का अंश कितना हो, लगभग 60 से 70% होता है। और लिग्नोमाइट में जो है ना कितना होता है लोहे का अंश, लगभग 40 से 60% होता है। और सीडेराइट में कितना, लगभग 40% तक होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैग्नेटाइट कितना होता है, लोहे का अंश 72% होता है, ठीक है। और मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। और हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और लिग्नोनाइट का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। और सीडेराइट का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45 कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, बताइए। कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा जो है ना नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली है, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है तो स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल तत्कालीन जो है ना मुख्यमंत्री ने माजुली को असम का 33वां जिला जो है ना घोषित किया था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है और इसका क्षेत्रफल बोलेगा कितना है, 483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमायुंडुंग से निकलती है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमायुंडुंग से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना तिहांग बोलते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, तिहांग बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में जो है ना यमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आय करा ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा मतलब सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। आय करा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है नहीं बनाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि मध्य हिमालय को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए।
मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं बताइए। तो 46 के सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 धौलाधर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अवस्थित क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो नेपाल में। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु, मतलब क्या है, गुरु बृहस्पति बोल सकते हैं तो जुपिटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है ना सौरमंडल का सबसे क्या है, बृहद या बृहद ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है और यह सबसे भारी ग्रह भी है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है तथा अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कौन, तो बृहस्पति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आइए 48 पे कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने से कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है बताइए, क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य बैंक रखती है। कौन रखती है, वाणिज्य बैंक रखती है। ठीक है, तो भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में वाणिज्य बैंक क्या है, सर्वोच्च हिस्सा रखती है। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है इसकी स्थापना जो है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना जो है ना वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। और इस योजना में किसानों को अधिकतम आवश्यक आदानों की खरीद के लिए जो है बजट 2025 से जो है ना 25 से मतलब कितना है, तो इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 5 लाख रुपये जो है ना 5 लाख रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपका पता है कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो टोटल जो है ना बुक को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसी को करवाएंगे, बाकी PDF डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी क्लास को देखिएगा, जो मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको हम आपको जो है ना क्लियर करवा देंगे क्लास में। ठीक है, और बाकी क्योंकि इसमें 63 प्रैक्टिस सेट है, 63 प्रीवियस क्वेश्चन है ना, तो इसको पूरा हमको करवाना एकदम एग्जाम से पहले जो है ना ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पैसेज बना कर रखिएगा, जितना होता है क्लास आप सब क्लास को जो है ना देखा कीजिए। देखिए कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे आधार दर कहा जाता है। और आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार पर आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं प्रदान करेंगे। और नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को आमतौर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी बताइए, क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, तो कह रहा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। और नेक्स्ट कह रहा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जाति मतलब SC को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, और आगे कह रहा कि बहिष्कृत हितग्राही सभा का गठन 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बहिष्कृत हितग्राही सभा का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। और कब किया था, 1924 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रहा है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था, 1936 में किया था। और नेक्स्ट कह रहा है ज्योतिबा फूले ने स्वयं समाज की स्थापना 1873 में किया था। ठीक है,
और नेक्स्ट कह रहा है कि बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया था। तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया था। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एम जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो यहाँ पे भी पॉइंट याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एम जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए 51 पे कर है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई बताइए। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ली गई है। यह जो है ना भारत का क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और अर्थवेद की उपनिषद क्या है, तो मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तथा क्या है, मांडको उपनिषद है। ठीक है, और अर्थवेद क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या है, अर्थवेद। और इन 4 वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। ठीक है, अब पुराणों की संख्या बोले कितना है, तो 18 है। पुराण कितना है, तो 18 है। वेद कितना है, तो 4 है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता कौन है, लोमहर्ष था, उनके पुत्र क्या है, उग्रसर्वा को माना जाता है। अब पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे क्या है, प्राचीन एवं क्या है, प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन और 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो कह रहा है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, और परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है जय जवान, कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और नेक्स्ट है वंदे मातरम का नारा किसने दिया, बंकिम चटर्जी के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन भाई 53 पर कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था बताइए। कह रहा है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 776 ईसा पूर्व में किया गया था। तो प्राचीन जो है ना, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1896 में कहाँ से हुआ था, एथेंस से हुआ था। ठीक है, और आगे कह रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चमिक्स फ्रांस में हुआ था। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चमिक्स फ्रांस में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा बताइए। कह रहा है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा बताइए, क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल फजल ने कहा था। कौन कहा था, अब्दुल फजल ने कहा था। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था। और दीन इलाही ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1882 में जो है ना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि दीन इलाही ईश्वर का धर्म, इसका अर्थ होता है। तो दीन इलाही की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। और नेक्स्ट है अबुल फजल ने दीन इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की इसकी स्थापना जो है ना की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से क्या है, एक थे। और आगे कह रहा है बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला क्या था, प्रथम जो है ना अंतिम हिंदू था। तो याद रखिएगा ना कि बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं क्या था, अंतिम हिंदू था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि बीरबल मतलब दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 पे कह रहा है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष बताइए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में किया गया था। तो कह रहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में की गई थी। और आगे कह रहा है बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। और नेक्स्ट कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देख कर रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। कह रहा है आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संथाल परगना से था। ठीक है, तो कह रहा आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू परगना क्षेत्र से संबंधित है। और आगे कह रहा है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना 1855-56 ईस्वी में सिंधु और कान्हू ने किया था। और नेक्स्ट है 30 मई 1855 को भागंडी ने के चुन्नू मांझी के चारों पुत्रों सिंधु, कान्हू और चांद एवं भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ
जो है ना संथाल विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि 30 मई 1855 को भागना डी के चुंडू मांझी के चारों पुत्र कौन थे? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ संथाल विद्रोह का झंडा जो है ना बुलंद किया था। ठीक है, और इस विद्रोह को दामन एक को मतलब भागलपुर राजमहल के आसपास का क्षेत्र बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए हुआ था। और सिंधु और कान्हू को साल 1856 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सिंधु और कान्हू को जो है ना कब फांसी दिया गया था? तो 1856 में फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे करा गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? बताइए, गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति पे जो है ना आयोजित होता है। तो करा गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है? तो मेला है। और आगे करा गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 58 का रहा है कि इनमें से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है ना कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन में है यूपीआई की विशेषता नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो देखिए यूपीआई का पहला जो है ना पहला ऑप्शन कह रहा है तुरंत मुद्रा का हस्तांतरण, ये क्या है? विशेषता है। और 24x7 तथा 365 दिन कार्य करते ये भी क्या है? विशेषता है। और नेक्स्ट विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप है, ये क्या है? विशेषता नहीं है। और QR कोड को प्रयुक्त होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए, बी और डी क्या है? सही है, लेकिन सी क्या है? विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखकर विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप या यूपीआई जो है ना की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहभागी बैंक में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, और वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ रहा है 59 पर देख आ रहा है कि बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से झारखंड राज्य के विधानसभा के बाद बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी थी? बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 6 था। कितना था? 6 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो देखिए कह रहा है कि बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना संख्या जो है 1960 मतलब 1960 के नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। ठीक है, और वर्तमान में 2025 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनु भाई हैं। जो पता है क्या हुआ था? चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन आ रहा है 60 पे देखिए कह रहा है कि ओपन ऑफिस क्लैक डैश एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। बताइए क्या होगा? कह रहा है ओपन ऑफिस क्लैक में डैश एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। बताइए क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल होगा। क्या होगा? तो सेल होगा। ठीक है, तो ओपन ऑफिस क्लैक में सेल रेफरेंस एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है तो जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? बताइए। कह रहा है स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप को मापने में जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है ना रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर HG होता है। तो याद रखिए ना कि समान मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 मिलीमीटर HG होता है। सिस्टोली को क्या बोलते हैं? 120 बोलते हैं। डायस्टोली कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। देखिए हृदय गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो हृदय गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑडियोफोन का प्रयोग करते हैं। और पौधे की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए किसकोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और गैस का घनत्व मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है प्रकाश दीप्ति का मापने में किसका प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है द्रव की अपेक्षिक आर्द्रता का मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेन गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है ना छोटा छोटा स्लाइड मिलता ही इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट याद नहीं रहता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए जब एग्जाम दीजिएगा ना आपको बहुत सारे वहाँ से जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। इसलिए सभी को बोलते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है आपको सारा PDF वहीं पर मिलेगा। देखिए इस क्लास का जो है ना PDF ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है एक बार ज़रूर क्लास को देखिए और उसके बाद जो है PDF आप वहाँ पर देख लीजिए, कौन कौन जो मेन पॉइंट है ना उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 करा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग है बताइए। यहाँ पे करा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है निम्न में से किसके भाग है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च मस्तिष्क हैं। किसके हैं, तो पश्च मस्तिष्क के हैं। तो करा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स मानव शरीर के क्या है, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था बताइए। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ था, जगदीशपुर था। कहाँ था, जगदीशपुर था। ठीक है, तो बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, जगदीशपुर, मतलब कहाँ आ रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया था। और अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को क्या किया, दबा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो है ना 1857 का विद्रोह केंद्र नेतृत्वकर्ता और क्या है, दमनकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कानपुर से किसने किया था, कानपुर तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। ब्रिटिश बोले कैंपेबल ने किया था। लखनऊ से बोले बेगम हजरत महल ने किया था। और ब्रिटिश बोले कैंपेबल हेनरी लॉरेंस ने किया था। और फैजाबाद से विद्रोह किसने किया था, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। और ब्रिटिश में बोलेगा तो कौन थे, नील थे। बरेली से बोलेगा खान बहादुर खान थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में कौन, कैंपेबल थे। और झांसी ग्वालियर से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। और ब्रिटिश में कौन थे, जनरल हीरोज थे। और गढ़मंडली जबलपुर से कौन थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में कौन थे, मांडर शाह थे। और दिल्ली से कौन थे, बख्त खां बहादुर शाह जफर थे। और यहाँ पे ब्रिटिश में बोलेगा दिल्ली से कौन थे, जॉन निकोलसन हडसन थे। ठीक है, और इलाहाबाद से बोलेगा तो भारतीय में कौन थी, लियाकत अली। और ब्रिटिश में बोलेगा कर्नल नील थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था बताइए। कह रहा है जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिनिंग जेनी का किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो स्पिनिंग जेनी का किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि जेम्स हरी गिब्स द्वारा 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ जो है ना उपकरण है उसके क्या है, तो आविष्कारक है। देखिए कारपेट स्वीपर का आविष्कार किसने किया था, मेलाविल बीसेल ने किया था। तो कारपेट स्वीपर का आविष्कार किसने किया था, मेलाविल बीसेल ने किया था। डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया, जेनोब ग्रामे ने किया। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया, निकोल टेस्ला ने किया। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया। रबड़ जो है टायर उसको बोलते हैं, इसको रबड़ का आविष्कार किसने किया, थॉमस हांगकांग ने किया। और प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया, डेनिस पेपिन ने किया। सौरमंडल का आविष्कार किसने किया, कोपर्निकस ने किया। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर सोल्स ने किया। और स्टील का आविष्कार किसने किया, बेसेमर ने किया। और थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया। और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, डेनियल गैब्रिएल फारेनहाइट ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे करा असहयोग आंदोलन को कब जो है ना वापस लिया गया था बताइए। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है ना वापस लिया गया था। ठीक है, और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में जो है ना आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इसी कारण जो है ना बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, और आगे करा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी का भारत में जो है ना पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पे कह रहा है 1917 चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने जो है गांधी जी का भारत में क्या था, पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 66 कह रहा है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं बताइए। रॉकेट जो है ना किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं बताइए, क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर क्या है, आधारित होता है। तो विद्युत जनित्र जो है ना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर क्या आधारित होता है। और नेक्स्ट है दूधमापी लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ना काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेंटूरी मीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। और यह बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है बेंटूरी मीटर
नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है और यह बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित होता है। और नेक्स्ट है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब मतलब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब मतलब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। और आगे करा कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर क्या है, आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन है 67 पे करा है बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, बताइए। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम भू संपर्क तार का जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है और इस तार का उपयोग विशेषकर इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के लिए के रूप में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका तो आंसर सारा कुछ दिया हुआ है ही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 69 कह रहा है कि दूसरे आवर्त के में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, बताइए। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो एल कोष है, ठीक है। तो दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए क्या है, एल कोष क्या है, तो बाहरी है। और नेक्स्ट कर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। और नेक्स्ट कर आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आगे देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन करता है। कौन करता है, सिलिकॉन करता है। तो यहाँ पे कह रहा है 284 सिलिकॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का क्या है, पता चलता है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, संयोजकता क्या है, तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, निर्धारित होती है। और नेक्स्ट कह रहा है धातुएं आवर्त सारणी के दाएं तरफ क्या है, स्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा की दिशा करता है, ठीक है। तो कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा जो उंगली होती है विद्युत धारा की दिशा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग का बाम हस्त या तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर क्या आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, बताइए। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मतलब 61 मीटर प्रति सेकंड जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है। और ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक होता है प्रबलता, एक होता है तरत्व और तीसरा क्या होता है, गुणता होता है, ठीक है। आगे कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर जो है निर्भर करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्ता माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर क्या करती है, निर्भर करती है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद क्या है, गैस में होती है। चलिए आगे कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बदल जाती है, जबकि आवृत्ति क्या है, नहीं बदलती है। देखिए जो है ना इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कह रहा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बदलेगी, लेकिन आवृत्ति क्या होगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यहाँ पे नहीं करती है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, बेल है, और बेल क्या है, इसका एक बड़ा मात्रक है। अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल मतलब प्रयुक्त डेसिबल होता है। और नेक्स्ट कह रहा है एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं।
तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं, तो टोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू जी के क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका तो PDF सेंड किया हुआ ही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखा रहा है कॉलम ए में दिए गए अम्लों को कॉलम बी में दिए गए सही स्रोतों के साथ मिलाइए। बताइए लैक्टिक अम्ल किस में होता है, बताइए लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना टमाटर में होता है। किस में, टमाटर में होता है। और एस्टिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। किस में होता है, सिरका में होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है, यहाँ पे अम्ल दिया हुआ है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। संतरा नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध दही में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और नेटल बिच्छू का पौधे के डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा जो है ना आपको स्लाइड के रूप में आपको ट्रायंगल पर डे आपको मिलेगा। 2 से 3 स्लाइड आपको पर डे मिलेगा। तो वहाँ से जो है ना जो भी आपको याद नहीं रहे उसको इंपॉर्टेंट जो है ना लगेगा आपको, तो नोट कॉपी में जो है ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यार सिरका में क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। संतरा नींबू में क्या सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी का डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और नेटल मतलब बिछुआ पौधा का डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे करें, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है कितना होता है, बताइए अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है कितना होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5.6 से क्या होता है, कम होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। और हमारे शरीर का pH मान जो परास होता है ना 7.0 से 7.8 pH से बीच रहता है। ठीक है, और मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो है ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पदार्थ दिया हुआ है। यहाँ पे जो है pH मान दिया हुआ है। जठर रस का pH मान बोलेगा कितना 1.2 होता है। नींबू रस का pH मान कितना 2.2 होता है। अशुद्ध जल का pH मान कितना 7 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मिल्क और मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कर, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, बताइए अफीम का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला अफीम युद्ध कब लड़ा गया था, 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है ना चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। और नेक्स्ट कहा कि चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। और दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ था, 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। और दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जो है ना जाना जाता है। और यह ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। और इन दोनों युद्धों में जो है ना चीन की हार हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि अफीम युद्ध की शुरुआत योगदान देने वाला 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था, जिसे मैकार्टनी दूतावास के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया ही चेंजिंग खालिस्तान आई डोंट क्यू ट्रस्ट हिम, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सो मच दैट होगा। ठीक है, आगे देखिए 80 टू गेट पर्पल विथ ए रेंज मीन्स क्या भराएगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, टू बिकम वेरी एंग्री होगा। टू गेट पर्पल विथ रेंज मीन्स टू बिकम वेरी एंग्री। आगे देखिए नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंटोमली। एनोमली मीन्स क्या हो, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कॉन्फर्मिटी होगा। एनोमली मतलब नाउन है, क्या संगति होता है। एंटोनिम्स क्या होगा, क्या है, कॉन्फर्मिटी होगा। इसका मतलब क्या है, तारतम्यता होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 82 का है, ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठोस में चलती है। किस में चलती है, ठोस में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सबसे किस में चलती है, सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि तरंगे सबसे तेज ठोस में चलती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। और यह मुक्त माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण विक्षोभ के एक कण से दूसरे कण को क्या करता है, संचालित होता है। ठीक है, और कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतना ही अधिक होगी। और इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो कम होगी। और नेक्स्ट कराए, ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं से क्या अधिक होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं से क्या अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पदार्थ माध्यम दिया, यहाँ पे चाल दिया 25 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, और चाल 0 डिग्री पर क्या होता है। तो देखिए एल्यूमिनियम का बोलेगा तो 25 पे क्या होता है, 64-20, और कितना चाल 64-20 मीटर प्रति सेकंड, सब में मीटर प्रति सेकंड है ही है। और निकल के कितना 60-40, और स्टील का बोले कितना 59-60, और लोहा का बोले कितना 59-50, पारा का तो नहीं दिया हुआ है। और कांच का बोलेगा तो 39-80 होता है। ठीक है,
और इथेनॉल का बोलेगा तो 1207, पानी का बोलेगा तो 1481, हाइड्रोजन का बोलेगा 1284 और हीलियम का बोलेगा कितना होता है 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु का बोलेगा 346, ऑक्सीजन का बोलेगा कितना 316 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति भी समान त्वरण का उदाहरण है, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद भी क्या है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो कह रहा है विकल्प ए और बी दोनों एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान या अनवरत त्वरण, कह रहा है एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा से बदलता रहता है और एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे कर एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण क्या क्या है? तो एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, ये क्या है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। और आगे है एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना, एक क्या है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। और नेक्स्ट है एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु क्या है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण है। और आगे कह रहा है कि समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो समान त्वरण का जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में होता है और ग्राफ का ढलान वस्तु का क्या है, त्वरण बताता है। और त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फिगर में जो है दर्शाया गया है। देखिए यहाँ बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या है, भी यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस एटी होता है। यू बराबर क्या है, तो प्रारंभिक चाल है, भी क्या है, अंतिम चाल है, ए क्या है, त्वरण एक्सीलरेशन है और टी क्या है, तो समय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर करा 84 करा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका ऊतक की जो है ना, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को क्या करता है, प्रसारित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद अहमद खान। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो क्या होगा? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो कह रहा है कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कथन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के क्या है, गृह युद्ध है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। ठीक है, और आगे कह रहा है सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी और इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। अब से जो है ना एक सेट को जो है ना एक क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे आप अभी क्लास करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे और एक सेट को जो है ना एक क्लास में खत्म करेंगे। 63 सेट है तो कोशिश यही करेंगे कि आपका मतलब जितना जल्दी आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सेपरेटिंग फनल का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 87 पे। देखिए इसको बना लीजिएगा। एक घोल में 450 ग्राम क्या है, पानी और 50 ग्राम क्या है, समान नमक है। तो घोल की सांद्रता पूछा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है वर्मी कंपोस्ट होता है, क्या होता है बताइए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक जैविक क्या है, एक जैविक जैव उर्वरक है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट होता है क्या, एक जैविक जैव उर्वरक है। तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक जैव उर्वरक होता है और वर्मी कंपोस्ट जो है ना वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। और गोबर या सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा कटकर इत्यादि खाकर जो है केचुए द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है, बताइए। यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा है, एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, कंट्रोल+N करेंगे तो क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। ठीक है, तो एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+N है। और कंप्यूटर में शॉर्टकट की का मतलब काम को छोटा या आसान बनाने वाला क्या होता है, बटन होता है। ठीक है, और एक कीवर्ड शॉर्टकट असल में एक की कॉम्बिनेशन होता है जो एक निश्चित कमांड निष्पादित करता है। ठीक है,
आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की दिया हुआ है। कंट्रोल ए को क्या बोलेंगे, सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर होता है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। कंट्रोल एम से मूव होता है। कंट्रोल एन से न्यू होता है। कंट्रोल एस से जो है ना सेव होता है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा कोई भी फाइल। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रेडो होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो होता है। कंट्रोल अल्ट प्लस डी से क्या होता है, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प होता है। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट होता है। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, क्लोज होता है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा क्या, बताइए। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्धन से निर्धन के समान हो। तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा कि निर्धन से निर्धन के समान हो। लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी 2 सबसे लंबी कृतियाँ वॉर एंड पीस 1865 से 74 और अन्ना करेनिया 1875-77 में काफ़ी जो है ना प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे देख रहा है कि टॉलस्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन के व्यक्ति के समान बने। उनकी मृत्यु पर किसी का भी जो है ना किसी का भाषण ना हो। क्वेश्चन ने 91 करा, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कब, बताइए। अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामांकन किया और इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तिथि दिया हुआ है। 17 मई को क्या मनाते हैं, दूरसंचार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 17 मई को क्या मनाते हैं, दूरसंचार दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। और 11 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, 17 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, 17 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, 23 अप्रैल। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे करा है, वृष्टि छाया क्या है, बताइए। रेन शैडो क्या है, बताइए। करा है वृष्टि छाया, रेन शैडो क्या है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से क्या है, कम वर्षा क्षेत्र है। तो वृष्टि छाया क्या है, तो एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से क्या है, कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और नाटो का नवीनतम सदस्य बोलेगा तो स्वीडन जो 32वां सदस्य बना है और यह मार्च 2024 में जो है ना शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए करा इंटरपोल, देखिए यहाँ पे कुछ संगठन दिया हुआ, मुख्यालय दिया हुआ और क्या है, स्थापना वर्ष है। तो इंटरपोल का स्थापना कब हुआ, इंटरपोल का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसका स्थापना बोले 1900 जो है ना 23 में हुआ। कब, 1923 में हुआ। ठीक है, तो याद रखिए इंटरपोल का स्थापना कब हुआ, 1923 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। और नेक्स्ट WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। इसका स्थापना 1995 में हुआ। और नेक्स्ट रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और सार्क का स्थापना कब हुआ, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका स्थापना 1972 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944-45 देता है। जहाँ भी जो भी ऑप्शन रहेगा उसको मार दे दीजिएगा आंसर। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944-45 में हुआ था, 1945 याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और आगे देखिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और वर्तमान में नाटो में जो है ना 32 देश जो है सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का एक क्या है, तो सैन्य संगठन है। और 31वां सदस्य बोलेगा तो कौन सा है, नाटो में फिनलैंड है। 32वां बोलेगा तो कौन है, स्वीडन है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कर रहा है। देखिए दिवस कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 क्वेश्चन आया है। कर रहा है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, प्रमुख दिवस है और क्या है, तो तिथि है।
भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय समानता दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को जो है ना पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे देखिए। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है स्थित? बताइए, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। कहाँ है? तो बरौनी में है। तो बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी बेगूसराय में स्थित है। और बरौनी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधन कारखाना की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए यहाँ पे देखिए उत्पाद और क्या स्थान है? चीनी कहाँ है? सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और क्या है? गया एवं पटना। जूता चमचड़वा बोलेगा कहाँ होता है बिहार में? पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर, क्या है। और नेक्स्ट है उर्वरक का कहाँ होता है? बरौनी, रोहतास में होता है। सूती बस कहाँ होता है? गया, भोजपुर, सिवान और भागलपुर में होता है। सीमेंट कहाँ होता है? डालमिया नगर, रोहतास और कहाँ? बंजारी में होता है। काला कागज एवं गत्ता कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना और क्या है? मुजफ्फरपुर में होता है। अभियंत्रण औषधि कहाँ होता है? तो देखिए अभियंत्रण कहाँ होता है? देखिए मुजफ्फरपुर, मोकामा, पटना में होता है। औषधि कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर, पटना में होता है। जूट कहाँ होता है? कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया में होता है। ये सभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए क्वेश्चन 97 कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में किया गया था। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1917 ईस्वी में किया गया था। और पटना विश्वविद्यालय देश का जो है 7वां सबसे पुराना क्या है? विश्वविद्यालय है। और पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1863 में किया गया था पटना कॉलेज का स्थापना। और नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब? 1916 में हुआ। और 1917 में क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। और नेक्स्ट है बालिका शिक्षा हेतु पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में की गई थी। और इसकी स्थापना सिस्टर ऑफ द एस्पोटोलिक कार्मेल द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के को जो है 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। और पटना में IIT की स्थापना 2008 में हुई। और पटना एम्स की स्थापना 2012 में हुई, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है गया में IIM की स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ। गया में IIM की स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ। और पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में हुआ, ठीक है। तो पटना संग्रहालय का स्थापना बोले 1917 में। और बिहार संग्रहालय का स्थापना कब हुआ? 2015 में किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? बताइए कौन सा जिला है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर नहीं बनाता, लेकिन अररिया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी बनाता है। तो कह रहा है कि शिवहर जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के कितने जिला लगती है? तो 7 जिला लगते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। और आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और क्या है? रोहतास है, ठीक है। और झारखंड के साथ जो है बिहार की कितनी जिला सीमा लगती है? 8 जिला जो है सीमा साझा करती है बिहार का, ठीक है। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और क्या है? कटिहार है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिला सीमा साझा करती है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और क्या है? कटिहार। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो कैमूर, सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो क्या है? तो गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है दून घाटी अवस्थित है कहाँ? बताइए, दून घाटी अवस्थित है कहाँ? बताइए। 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। तो दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है।
तो कह रहा है कि दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है और दून घाटी को ही हरहा घाटी के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई बोलेगा 6 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में कह रहा है कि नवीनतम संरचना है कि जो बिहार का उत्तरम श्रेणी है यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व के भिखना ठोरी दर्रे तक विस्तार है और यह नेपाल से क्या है, बिहार को जो है ना अलग करता है। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। यह नेपाल से बिहार को अलग करता है और इसकी ऊंचाई बोलेगा तो ऊंचाई चोटी सोमेश्वर का कितना है, 474 मीटर, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे कह सोमेश्वर भिखना ठोरी दर्रा मारवाड़ दर्रा और आदि इसके क्या अंतर्गत आने वाले क्या है, प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है रामनगर दून, यहाँ पे कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। असंतपुर के निकट इसकी अधिकतम ऊंचाई बोले 242 मीटर है। ठीक है, आगे इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट 100 नंबर पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, नहीं पूछा है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है। 3 राजगीर में, एक जलकुंड क्या है राजगीर में नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, लेकिन नानन कुंड राजगीर में है, मखदम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड कहाँ है, राजगीर में है। ठीक है, तो कह रहा लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। या मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, तो लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो मुंगेर का है। ठीक है, आगे देखिए बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड कौन कौन है। देखिए ब्रह्म कुंड बोलेगा तो राजगीर में है। ये क्या है, बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला क्या है, तो गर्म जल कुंड है। सतधारा बोलेगा तो राजगीर में है, इसका नाम क्या है, सतधरवा है। आगे देखिए सूर्य कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, नानंग कुंड बोलेगा राजगीर में है, गोमुख कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, मखदूम कुंड बोलेगा तो राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड बोलेगा तो कहाँ है, मुंगेर में है, सीता कुंड बोलेगा मुंगेर में है, जन्म कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, भीम बांध बोलेगा मुंगेर में है, ऋषि कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है। ये सभी जो है ना याद रखिएगा। आगे देखिए रामेश्वर कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, भरारी कुंड बोलेगा तो मुंगेर में है, अग्नि कुंड बोलेगा तो गया में है। ठीक है, और आगे देखिए मुंगेर में जो है ना क्या दिया हुआ, मुंगेर में सर्वाधिक क्या है, तो जरमगल कुंड है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में किस जिला में सर्वाधिक जो है मतलब बिहार में कहाँ पर जो है ना सर्वाधिक जलकुंड है, तो कहाँ है, मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है, तो ये रहा पेपर नंबर 2 क्लास रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जो है आगे के जितने भी क्लास आएगा ऐसे ही इसी प्रकार जो है आपको सारा क्लास करवाएंगे। बाकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी आगे का पीडीएफ ऐसे ही डाला जाएगा और ऐसे ही आगे का जो है ना क्लास आएगा, क्योंकि मोटा सा बुक है, इसको जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि आपका पता है 1 जुलाई में जो है ना एग्जाम होने वाला है। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा और क्लास को अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक कीजिएगा और जितने लोग नए देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है ना क्लास को जितना हो सके हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।